Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve section B for ICSE Class 10 Improvement Examination for the year 2025 for your subject physics. Starting with question number 4, our first question is a coin lies at the bottom of a beaker. Water is poured into the beaker up to a height of 8 cm. Calculate the shift seen in the position of the coin. यानी कितना shift आएगा? Refractive index of water 4/3 दिया हुआ है. Width of the glass wall हमें negligible लेना है और उसके बाद उसका B part उसकी apparent depth के साथ जुड़ा हुआ है. यानी suppose ये आपके पास beaker आ गया. बीकर की डेप्थ पे आपके पास यहाँ पर कॉइन है, लेकिन वो हमें विजिबल तो आपको पता ही एपरेंट डेप्थ की वजह से यहाँ पर होने वाला है. तो ये शिफ्ट कितना आया है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ये शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लगेगा. नाउ शिफ्ट इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे को डेप्थ गिवन है, यहाँ पर रियल डेप्थ गिवन है क्योंकि 8 तक पानी डाला उन्होंने वो लिखा हुआ है. तो रियल डेप्थ एंड 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जो भी आपका मीडियम है उसका. तो यहाँ पर रियल डेप्थ इज इक्वल टू 8 1 माइनस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में 4/3, तो 1 अपॉन 4/3 इट मींस 8 1 माइनस 4/3 का रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 इट मींस 8 4 माइनस 3 अपॉन 4 इट मींस 8 into 1/4 मींस 2 सेंटीमीटर का आपको शिफ्ट दिखाई देगा. यानी कि जहां पर भी कॉइन है वो उससे 2 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है. दिस इज आस्क्ड इन आवर फर्स्ट पार्ट कि शिफ्ट seen in the position of the coin. Now second part is how will the apparent depth be affected if the temperature of water is increased. अब increase in temperature से क्या होगा, speed increase होगी. increase in temperature speed increases. speed किसकी हो जाएगी, speed of light increase होगी. अब स्पीड इन लाइट इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, वाटर के अंदर इंक्रीज हुई जिसके बारे में बात करें इंक्रीज. सो इसकी वजह से म्यू क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होने का मतलब हो गया यहाँ पर आपका एपरेंट डेप्थ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर म्यू डिक्रीज हो गया इट मींस हमारी एपरेंट डेप्थ जो उन्होंने पूछी है हमसे एपरेंट डेप्थ वो क्या हो जाएगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी. बट ये जरूर याद रखना कि स्लाइटली ही इंक्रीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. बट हाँ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज हमें शो करनी है. दिस वाज अवर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट in which they have asked draw a ray diagram to invert the image without deviation of light using right angled isosceles prism. right angled isosceles prism हमारा इस तरह से आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल और आइसोसेलेस में दोनों एंगल 45 के हैं. अब इसमें लाइट रे हमने लेनी है विदाउट डेविएशन वाला. तो हम कौन सा केस लेंगे, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस वाली एक्सिस के पैरेलल. अब इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लेते हैं ABC. तो AB के पैरेलल आ जाएगी. जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी देन इट विल कम टू पैरेलल. यहाँ पर नॉर्मल के साथ स्ट्राइक किया तो यहाँ पर ये इसके साथ आएगी और फिर ये बाहर चले जाएगी इस सरफेस के AC के पैरेलल आएगी. सेकंड रे में 2 रेज दिखानी है, 2 रेज देंगे इसके पैरेलल है. दिस इज इंसिडेंट, यहाँ से वापस जा रही है और इसके बाद ये पैरेलल आ रही है. इट मींस यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमें इन्वर्टेड दिखाना है. जैसे PQ हमारे पास इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है जिसको इस इमेज में आने के बाद हमने सीधा दिखाना है. कि यहाँ पर हमने Q ले लिया तो यहाँ पर हम Q ले लेंगे QP. ये हमारे पास इरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इरेक्ट इमेज आती है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट के साथ क्योंकि इसका नाम ही है इरेक्टिंग प्रिज्म. ये आपको जो ड्रॉ करने के लिए दिया है दिस इज इरेक्टिंग प्रिज्म. लाइट का चैप्टर है, लाइट में से सारे ये वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं. इसमें PQ इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है जिसकी Q डैश P डैश हमारे पास इरेक्ट इमेज बन रही है. नाउ इसके अंदर और कोई रिलेटेड पार्ट नहीं है, 3 मार्क्स का गेला, बस आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि नॉर्मल से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से जाएगा. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है. डायग्राम में आपके पास ये आपकी लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है. One ray is coming parallel to the principal axis. और क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस क्या करता है, जो भी रे पैरेलल आती है उसको डाइवर्ज करता है. कहाँ से डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है वो फोकस से. यहाँ फोकस गिवन है तो इट इज अपीयरिंग दैट इट इज गोइंग टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग टू द कॉन्केव लेंस. तो ये डाइवर्ज हो जाएगी. सेकंड रे जो हमें दिखाई है वो इसके पैरेलल आ रही है यहाँ से और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है. और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो क्या होती है, सीधी
चले जाएंगे, तो ये दोनों रेज हमारी लास्ट में पैरेलल हो जाएंगी। एल हमने लेंस को दिखाना है, एक्स रे के लिए हम लिखेंगे कि इट इज डाइवर्जिंग एंड कमिंग टू अपीयर फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस, और वाई रे जो है वो हमारे पास सीधी जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसलिए वो अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी, और ये 2f है, ये तो हमने एज इट इज दिखाना है। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ प्लीज एक्सीडेंट विद द लेंस, इस तरह का पैरेलल आ जाएगा। गिव वन यूज ऑफ दिस लेंस, कहां पर ये वाला लेंस यूज होता है आपका मायोपिक आई के लिए, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस के लिए ये लेंस हम यूज करते हैं। इसके अलावा गैलीलियन टेलीस्कोप में भी यूज होता है, आप एक में लिख दो, मायोपिया में यूज होता है, इसके अलावा गैलीलियन टेलीस्कोप में भी यूज होता है। Calculate the power if the focal length of this lens is 20 centimeter. F is equal to 20 centimeter. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, लेकिन मीटर में तो 100 हो गया और नीचे 20 आ गया, इट मींस 5 आ गया, 5 डायोप्टर। लेकिन क्या है ये, कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, तो माइनस का 5 डायोप्टर, क्योंकि कॉनकेव लेंस के लिए हमारा आंसर जो है वो माइनस में आता है, तो -5 डायोप्टर कॉनकेव लेंस के लिए यहाँ पर आपको लगाना है। With this question 4 is over. Now coming to question number 5. Question number 5 भी आपका लाइट चैप्टर का है, इसमें भी आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में भी आपके पास ये चीजें गिवन है, यहाँ 50 का एंगल आपको दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो येलो लाइट अगर हमें दिखाया है कि येलो लाइट का स्पॉट है, गिवन बिलो शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ सर्टेन मटेरियल विद फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्लेस्ड एडजेसेंट टू इट। The yellow light ray striking the surface ST of the prism shows a fluorescent spot at point X पे आपके fluorescent spot दिखाई दे रहा है आपको। तो calculate the critical angle of the material of the prism for yellow color। तो critical angle कौन सा होता है, critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction in the medium is 90 degree। As you can see यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 50 है, तो एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनेगा, सरफेस के साथ 50 बन रहा है, हमने नॉर्मल के साथ देखना है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल में बस आप सिर्फ शो करेंगे दिस इज 90 minus 50, इट मींस 40 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस प्रिज्म फॉर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहीं पर बनने वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ये एंगल रिफ्लेक्शन का आपको 90 डिग्री है, तभी तो ये एक्स पे स्पॉट बना रहा है येलो लाइट जो आ रहा है। तो ए पार्ट का आंसर सिर्फ आपको क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना था, जो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू मूव द फ्लोरेसेंट स्पॉट टुवर्ड्स y, अगर मैं उसको y की तरफ लेके जाना चाहती हूँ तो वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी क्या होना चाहिए, अभी x पे है, y पे आना है, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि ये सरफेस पे ना जाकर दूसरे मीडियम में इस तरह से चला जाए। तो दूसरे मीडियम में जाने के लिए हमारा रिफ्रैक्शन कब होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, दूसरे मीडियम में जाना है, तो फॉर रिफ्रैक्शन हमारा एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से कम आना पड़ेगा, TIR नहीं मांग रहा, वो रिफ्रैक्शन मांग रहा है। रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से लेस होना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो लेस देन 50 डिग्री। तो यही चॉइस दिया कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्या आएगा, एंगल शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो आइडियली इट शुड बी 40 डिग्री से लेस होना चाहिए, बट ऑप्शंस जो हमें 50 के अकॉर्डिंगली दिए हैं, तो इट शुड बी लेस देन 50 डिग्री। इक्वल टू तो होगा तो फिर तो क्रिटिकल एंगल ही कर दिया, और ग्रेटर देन होगा तो TIR हो जाएगा, तो लेस देन 50 होना चाहिए, वैसे तो लेस देन 40 होना चाहिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली तो क्रिटिकल एंगल 40 बन रहा है। अब बाकी आगे देख लेंगे क्या है, आगे सी है which direction will the fluorescent spot move if yellow light is replaced with indigo light, मतलब y की तरफ जाएगा या z की तरफ जाएगा अगर येलो की जगह पे इंडिगो लाइट ले लिया। अब इंडिगो लाइट लेने का मतलब पहले इनका रिलेशन देखना पड़ेगा आपको, क्या क्या रिलेशन होता है। क्रिटिकल एंगल डिक्रीज विद किसके साथ हमने रिलेशन लेना है, हमारे पास म्यू है, दोनों कलर्स के अलग अलग म्यू आ जाएगा, तो या फिर उसकी वेवलेंथ ले सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस विद, दोनों का रिलेशन क्या है, डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिक्रीज इन वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो अगर वो डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इंडिगो लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंडिगो का मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, नीचे आ रही है वेवलेंथ, नीचे आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल भी डिक्रीज होगा। अब क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होगा तो इट मींस उतने ही एंगल पे अब TIR हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, जो अभी हमारे को नहीं मिल रही थी वो अब 40 पे हो जाएगी, नीचे हो गया ना, क्रिटिकल एंगल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब है TIR पहले ही हो जाएगी, 50 डिग्री से पहले, यानी 40 पे ही हो जाएगी, तो TIR 40 डिग्री पे ही हैपन हो जाएगा, यानी कि जो स्पॉट है वो कहां पर मूव करेगा, टुवर्ड्स Z की तरफ मूव कर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि TIR होगी तो उसमें मतलब अंदर जाएगा तो Z की तरफ चला जाएगा। ये आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।
An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20. The focal length of convex lens positive होती है, it is 20 centimeter. Object is placed at 10 centimeter. U is equal to minus 10 centimeter. What we have to calculate? Find the position of the image. Position of the image, we know the formula 1 by V 1 by U is equal to 1 by F. तो 1 by V आपको बताना है. It means 1 by F और प्लस 1 बाई यू. 1 बाई एफ इज 20 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर माइनस 10 लगेगा. इट मींस आपने एलसीएम लिया 20, 1 माइनस 10 2, इट मींस 2 माइनस 1 अपॉन 20. यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर. तो v का आंसर आपके पास माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया. इट मींस 10 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर जो भी आ रहा है कहाँ पर आएगा? इन फ्रंट ऑफ द लेंस. माइनस का साइन मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है. सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. अगर फ्रंट में ही बन रहा है इट मींस रियल इन्वर्टेड तो हो नहीं सकता. तो क्या आ गया इसके अंदर? वर्चुअल आ रहा है और वर्चुअल के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है? इरेक्ट. वर्चुअल है और इरेक्ट है. और इसके केस के हिसाब से अगर हम 20 देखते हैं तो फोकल लेंथ भी 20 है और इमेज डिस्टेंस भी 20 ही आ रहा है, यानी इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस. तो यहाँ क्वेश्चन की सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से तो यही आंसर होगा कि नेचर हमारे को वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है इस केस में. और पोजीशन हम इसकी ये बता सकते हैं कि हाँ जी 20 सेंटीमीटर माइनस का साइन है, इट मींस वो फ्रंट ऑफ द लेंस में आएगा. यही हम शो कर सकते हैं. बट हाँ आइडियली इट शुड नॉट बी एट फोकस. फोकस पे तो नहीं होना चाहिए था. फोकस से थोड़ा दूर होता तभी हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट लास्ट केस में बनते हैं. कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे पास लास्ट केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस के पास होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर, और इमेज एफ टू एफ के पास होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर फोकस पे ही बन रही है. सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन की इस वजह. Now coming to next आ जाएंगे. Name the electromagnetic radiations which are used for sterilizing water in a water purifier. Sterilizing purpose के लिए हमेशा कौन सी यूज करते हैं? Ultraviolet radiations. तो फर्स्ट पार्ट में ultraviolet radiations. State any one property of radiations mentioned by you in part A. कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी जिसकी वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं? They can pass through pores. यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं. बाकी sterilizing के लिए particularly में लिखना है absorbed by glass. ये क्या है? कोई सी प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि highly energetic होती है, ये भी आ सकता है. नेक्स्ट है why are danger signals red in color. danger signals की रेड क्या है? रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है. कितनी होती है? 8000 होती है ना, 8000 एंगस्ट्रॉम. तो रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से स्कैटर्ड लीस्ट, बस इतना भी अगर आपने लिख दिया तब भी आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे. लीस्ट स्कैटर्ड होती है क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 होता है. जितना लैम्डा बढ़ जाएगा उतनी स्कैटरिंग सबसे कम होगी. तो लॉन्गर डिस्टेंस तक जाएगी विदाउट बिकमिंग वीक जाएगी. इसलिए सिग्नल इज विजिबल इवन इन द फॉग. फ्रॉम अ फार्दर डिस्टेंस इट इज विजिबल इवन इन द फॉग. ये पूरा रीजन आपको देना है तभी आपको इसके मार्क्स मिल पाएंगे. विद दिस क्वेश्चन 5 is over. Now question number 6. A uniform meter rule is balanced horizontally on a knife edge placed at 60 cm mark. 60 पे हमारा फल क्रम आ गया. कब बैलेंस हो रहा है? when mass m is suspended from 75 cm mark. 60 के बाद हमारा यहाँ पर 75 सेंटीमीटर है और इस पर बैलेंस कब हुआ है? जब हमने इस पे मास m हैंग किया है. Draw the diagram of the arrangement. State with the reason whether the mass of the scale is greater than, less than or equal to mass m. ये हमने बताना है. As we know, mass of the scale will lie at center, यानी कि 50 सेंटीमीटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है? 50 सेंटीमीटर पे. तो मास ऑफ द स्केल लेट इट बी w, क्योंकि वेट को ही हम ले लेते हैं. वेट जो ग्रेविटी की वजह से उसी को वही सेंटर पे होता है. तो अगर ये मीटर रूल है, दिस इज 0, दिस इज उस तरह हमारे पास 100 आ जाएगा. दिस इज द डायग्राम. 75 सेंटीमीटर पे मास है m kg का, सेंटर पे है 50 सेंटीमीटर पे वेट एक्टिंग डाउनवर्ड और फल्क्रम सेंटर. अब इस तरफ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. एज दे आर टोल्ड इन द क्वेश्चन दैट द स्केल इज इन बैलेंस. तो वो बैलेंस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस हॉरिजॉन्टली. तो बैलेंस है, इट मींस बैलेंस पोजीशन में क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल आना चाहिए. अब दोनों तरफ मोमेंट कितना आ रहा है आपको चेक करो कितना मोमेंट आ रहा है. क्लॉकवाइज ये वाला यानी कि 75 माइनस 60 ये डिस्टेंस हो गया और m वहां पर मास है जो हमने लिया है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में इतना आ रहा है तो डिस्टेंस कितना है? 60 माइनस 50 और ये हमने वेट ले लिया. इट मींस ये कितना बना? 50m और ये कितना है? 10w. अब w को हमें बताना है उसको कि कितना है, ग्रेटर है, लेस है या क्या आएगा.
तो W is equal to, W अपनी जगह पे रहा 15/10m, इट मींस 1.5m आ गया। यानी कि वेट जो है वो 1.5 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 1 टाइम्स heavier than मास। जो हमने हैंग किया था उससे बड़ा है ये, 1.5 टाइम्स हेवियर या ग्रेटर, जैसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसने ग्रेटर में बोला है तो अब हेवियर ना लिख के ग्रेटर ही लिखिए, जिसमें क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंगली देना है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन, किस किस में एनर्जी कन्वर्जन बताया पहला, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसमें एक भी एनर्जी अगर आपने ठीक नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलती है, दोनों एनर्जीज आपको प्रॉपर्ली लिखनी है, लाइट टू केमिकल। इसी का बी पार्ट है इन ए थर्मोकपल। अब थर्मोकपल में टेंपरेचर का डिफरेंस आ जाता है, तो इट मींस हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक गर्म और एक ठंडी हम लेते हैं, जिसकी वजह से टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोकपल। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। तो क्रैकर मींस जिसमें बर्स्ट हो रहा है, मींस केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल टू, लेकिन उसमें है क्या, हीट भी है, लाइट भी आती है एंड साउंड भी है, ये तीनों एनर्जीज देनी है आपको। ये एनर्जी कन्वर्जंस में इस बार स्पेसिफिक में भी कवर किया है और इस पेपर में भी कवर है। एनर्जी कन्वर्जन जनरली इजी माने जाते हैं, इसलिए पेपर में डाला जाता है ताकि आप लोग उनको जल्दी से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ऑब्जेक्ट प्लेस है 20 kg का, यहाँ पर 20 kg का ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स F रिक्वायर्ड है ऊपर लेके जाने के लिए बी पोजीशन पे। नीचे ग्राउंड की पोजीशन A है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो AC आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस BC है, और इस प्लेन का इन्होंने जो दिया है लेंथ वो 2 मीटर गिवन है। Inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal, a box of mass 20 kg is taken from A to B along the inclined plane of length 2 meter. Now calculate the potential energy gained by the box. तो सबसे पहले पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी नीड दिस H की, ये कितना है, BC कितना है। अब BC के लिए हम ट्रायंगल जब ये वाला ले रहे हैं तो इन ट्रायंगल BCD, H क्या है, यानी BC मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन का एंगल, यानी कि साइन का 30। अब BC की वैल्यू हमारे पास H आ जाएगी, AB हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 2 और sin 30 इज 1/2, इट मींस H कितना निकल जाएगा, 2/2 मींस 1 मीटर। तो ये वर्टिकल हाइट जो है दिस इज 1 मीटर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 20 mgh, mass is 20 kg, G is also given as 10 and H आपने अभी निकाला तो it is 200 joule। तो potential energy का आंसर आ जाएगा 200 joule। Now in B part of the same question they have asked if 10 joule of work is done against friction, तो work done against friction is given as 10 joule, जो कि आपको पता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मूविंग द बॉक्स फ्रॉम A to B, देन कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू पुल द ब्लॉक फ्रॉम A to B। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 जूल का लग रहा है, तो टोटल हमें कितना लगाना पड़ेगा टू पुल द ब्लॉक, मतलब ऊपर लेके जाने के लिए, टू पुल द ब्लॉक अपवर्ड, यहाँ लिखूंगी A से B पोजीशन में जाने के लिए हमें कितना चाहिए, यहाँ पर वर्क मान लेते हैं, वर्क डैश है इज इक्वल टू F into S होता है, ये हमें पता है कि F into S है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये जो फ्रिक्शन वाला है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 200 तो पोटेंशियल एनर्जी है ही है और 200 में ये 10 भी प्लस करेंगे, इट मींस हमें कितना वर्क डन करना है 210 का। F वी हैव टू कैलकुलेट और इसमें S जो हमें डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है, कितनी है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट गिवन 2 है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 210 हमारा टोटल वर्क डन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के केस में तो हमें ओवरकम करना है तभी तो बॉक्स मूव करेगा। तो आंसर विल बी 105 और फोर्स है तो न्यूटन, तो 105 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर कितना फ्रिक्शनल फोर्स भी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उतना भी हमें प्लस करना पड़ेगा इसके अंदर। With this question 6 is also over. With this I conclude my second part of this physics improvement examination for year 2025. In next video I will conclude this paper. Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.